हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। हम ये जानना चाहते हैं कि जो लॉरेंज फोर्स होता है वो क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा या एक चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना फोर्स लगाता है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो एक स्पेस में मूव कर रहा है। उस स्पेस में एक रीजन ऐसा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है। तो अब ये दोनों फील्ड मिलकर उस चार्ज पार्टिकल को कैसे अफेक्ट करेंगे, उस पर कितना फोर्स लगाएंगे, हम ये जानना चाहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लॉरेंज फोर्स, force experienced by charged particle moving in space where both electric and magnetic field exist is called Lorentz force। जहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ लगे हुए हैं, वहाँ पर उस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, Fe, जो किसके इक्वल होगा, QE के बराबर होगा। इसके बाद फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, Fm, जो किसके इक्वल होगा, QV क्रॉस B के इक्वल होगा। अब इसके बाद ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से फोर्स क्या होगा, उसकी वजह से जो टोटल फोर्स होगा वो इक्वल होगा Fe प्लस Fm के इक्वल होगा। Fe को हम कितना लिख सकते हैं, QE लिख सकते हैं। Fm को कितना लिखा जा सकता है, QV क्रॉस B लिखा जा सकता है। अब आप Q कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, E प्लस V क्रॉस B। ये जो टोटल फोर्स है इसे ही हम क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स कहेंगे। लॉरेंज फोर्स आपके पास कितना आ चुका है, QE प्लस V क्रॉस B। अब हम इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस में फर्स्ट इसका स्पेशल केस है अगर VEB ये तीनों ही कैसे हो, कोलिनियर हो। जो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, E वेक्टर है, V वेक्टर है, B वेक्टर है। अगर ये तीनों वेक्टर ही कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अगर ये तीनों वेक्टर कोलिनियर हैं मींस इन तीनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। ये तीनों पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे। ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो होगा Fm इज इक्वल टू QV क्रॉस B, Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, Fm इज इक्वल टू QVB साइन 0। साइन 0 कितना होता है, 0। तो इस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा या हम कहेंगे कि 0 फोर्स लगाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर देगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ा देगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा, उसका मोमेंटम बढ़ा देगा। अब इसका सेकंड स्पेशल केस देखते हैं। सेकंड स्पेशल केस में हमने क्या कहा है कि VE और B ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस सिचुएशन में इस कंसेप्ट को जहाँ पर हमने VEB तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा है, इसे हम वेलोसिटी सिलेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को जब हम वेलोसिटी सिलेक्टर में यूज़ करेंगे तब हमें एक ऐसे चार्ज पार्टिकल्स का बीम मिलेगा जिस बीम के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल्स होंगी उन सभी की एक डेफिनेट वेलोसिटी होगी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगाएगा। अब तक आपने सिर्फ इतना जाना है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाएगा। आप सबको पता है वो फोर्स कितना होता है, वो होता है F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। अब हम पूरे कंडक्टर पर निकालना चाहते हैं। इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की वजह से ही कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जिस भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब आगे जो हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो उस एक्सप्रेशन में हम कैसे उसको डिराइव करेंगे, आइए देखते हैं।
हमने इसके लिए क्या किया, यहाँ पर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर किया है। ये PQ क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है। I जो करंट फ्लो कर रहा है वो x एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है, x एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो किस डायरेक्शन में करेंगे, वो x डैश की तरफ करेंगे। वो कहाँ पर फ्लो करेंगे, x डैश की तरफ फ्लो करेंगे, या मैं कहूँ माइनस x एक्सिस की तरफ फ्लो करेंगे। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। इस कंडक्टर का जो एरिया हमने यहाँ पर कंसीडर किया है वो कितना है, A है। मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है। आप क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू माइनस ई VD क्रॉस B। यहाँ पर हमने Q की जगह माइनस E लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। VD क्यों लिखा है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तब उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ये VD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ n इज़ द नंबर डेंसिटी, अगर n जो है वो क्या है, नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्मॉल n। वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्मॉल n। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ये बताना है कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हम उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होगा स्मॉल n इंटू AL। ऐसा हमने क्यों किया, स्मॉल n क्या है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पूरी जो क्वांटिटी है ये हमें क्या बताएगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है उस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जितना फोर्स लग रहा है ये वही फोर्स होगा जो कि हमारे कंडक्टर पर फोर्स लग रहा है। तो इसको हम कैपिटल F से दिखाते हैं। ये कैपिटल F हमारा किसके इक्वल होगा, n इंटू स्मॉल f वेक्टर। ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल f वेक्टर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है, ये वो है। अब f वेक्टर की हम इधर से ये वैल्यू पुट करते हैं, कितनी वैल्यू रखेंगे, माइनस ई VD क्रॉस B। कैपिटल N की जगह कितना रखेंगे, स्मॉल n AL। इसके बाद माइनस साइन को हम बाहर ले आए तो हमारे पास कितना बन जाएगा, स्मॉल n ALE VD क्रॉस B। अब हमारे पास जो करंट होता है वो कितना होता है, I इज इक्वल टू NEAVD। ये रिलेशन आप जानते हैं, ये रिलेशन कौन सा है, करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, I इज इक्वल टू NEAVD। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्मॉल l से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्मॉल l या l ये क्या है, ये कंडक्टर की लेंथ है। हमने दोनों तरफ l से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हमारे पास क्या आ गया, IL इज इक्वल टू NEAVDL। इसके बाद IL वेक्टर, इसे मैं क्या कह रही हूँ, करंट एलिमेंट वेक्टर कह रही हूँ। IL वेक्टर क्या है, करंट एलिमेंट वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि करंट की डायरेक्शन है। इसके बाद आगे देखते हैं, अगर IL वेक्टर एंड VD हैव अपोजिट डायरेक्शन, ये तो आप समझते ही हैं कि IL वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, जो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है, मींस x एक्सिस के अलोंग या पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। और जो VD है, VD किसकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कौन सी है, माइनस x एक्सिस के अलोंग। इसीलिए ये IL वेक्टर और जो ये VD है इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। अब हमने क्या किया, जो ये इक्वेशन हमने निकाली है, इस इक्वेशन के अंदर हमने L के ऊपर वेक्टर लगाया है और वहाँ पर VD के ऊपर वेक्टर लगाया है। इसके अंदर जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं हमने उसको वेक्टर फॉर्म में दिखाया है।
यहाँ पर क्योंकि आई एल वेक्टर और वी डी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, माइनस साइन लगाया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, जो एफ वेक्टर हो जाएगा, अब हमारा एफ वेक्टर किसके इक्वल आ गया, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये कैसे आया, हमने क्या किया, हमने ये एन ए एल ई वी डी इसको हमने कितना पुट कर दिया, इसको हमने पुट कर दिया आई एल वेक्टर पुट कर दिया। हमने अभी ये निकाला है एन ई ए वी डी एल, इसको आई एल के इक्वल, तो ये वही चीज़ है एन ए एल ई वी डी, इसको किसके इक्वल रख दिया, हमने आई एल वेक्टर के इक्वल रख दिया। ये क्रॉस बी वेक्टर। एफ फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, आई मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये जो फोर्स है ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अगर हम इस एल क्रॉस बी को खोलेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इसका स्पेशल केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। अगर थीटा जो है वो 0 हो या फिर 180 डिग्री हो। हमने अभी जो फॉर्मूला निकाला है वो फॉर्मूला क्या आया है हमारे पास, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला आया। तो आई एल वेक्टर और जो बी वेक्टर है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाए, अगर वो एंगल 0 हो जाए या 180 डिग्री हो जाए तब कितना फोर्स लगेगा वो हमें देखना है। आपको पता है F किसके इक्वल होता है, F इक्वल होता है आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पर आप थीटा को कितना पुट करोगे, 0 पुट करोगे। अगर आप थीटा को 0 पुट करोगे तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है या एंटी पैरेलल रखा हुआ है, दोनों ही सिचुएशन में वो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पर किसी तरह का कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। ये फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, अगर थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाए, 90 के इक्वल हो जाए। अगर थीटा 90 के इक्वल होगा तो साइन 90 कितना होता है, 1। F इज इक्वल टू कितना होता है, आई एल बी साइन 90, साइन 90 की जगह 1 पुट कर दिया। फोर्स कितना आ जाएगा, आई एल बी। इस वक्त जो फोर्स लगेगा कंडक्टर पर, ये फोर्स कैसा होगा, ये मैक्सिमम फोर्स होगा। इस वक्त मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और ये जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा जो करंट वेक्टर है वो किस तरफ है, करंट वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर ये करंट वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, बी कहाँ है हमारे पास, बी है हमारा वाई एक्सिस के अलोंग, तो फोर्स किस तरफ आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा आउटवर्ड। फोर्स किस तरफ आ जाएगा, आउटवर्ड। अभी जो मैंने कंडक्टर ड्रॉ किया था उस कंडक्टर के अंदर हमारा ये करंट है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे करंट वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल पर, तो जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट। दो पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स हैं, उनमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा और कितना होगा उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स लेते हैं। ये दो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं। पहला कंडक्टर जो है वो है C1D1, सेकंड जो कंडक्टर है वो है C2D2। फर्स्ट कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1। सेकंड कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2। ये दोनों ही इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किसकी वजह से है, ये कंडक्टर है फर्स्ट कंडक्टर। इस फर्स्ट कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और I1 करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
वो सर्कुलर फॉर्म में दिखाया जाएगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल जो है वो क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, आपने अपने हैंड को इस कंडक्टर के अलोंग रखना है। इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कहाँ पर है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब देखिए ये थंब जो है, थंब क्या बता रहा है? करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। अब जो ये कर्ल्स ऑफ फिंगर हैं वो क्या बताएंगी? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि इस तरफ से तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है और इस तरफ क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। अब इससे आप क्या समझे? इससे हमें ये पता चला कि अगर हम एक पॉइंट ले P, हमने क्या किया है? एक P पॉइंट लिया है। इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? अभी मैंने आपको समझाया, इधर से तो कैसा होगा? आउटवर्ड। इस तरफ अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तब इधर कैसा होगा? इनवर्ड। इसीलिए इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? वो इनवर्ड होगा। ये जो P पॉइंट हमने कंसीडर किया है, ये P पॉइंट हमने C2D2 स्ट्रेट कंडक्टर पर कंसीडर किया है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट कंडक्टर C1D1 की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और P पॉइंट लिया। इस P पॉइंट पर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली। वो वैल्यू कितनी आई हमारे पास? वो वैल्यू आई B1 इज इक्वल टू μ2 2I1 डिवाइडेड बाई 4πr। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला हमने पीछे एक एक्सप्रेशन पढ़ा है। वो एक्सप्रेशन कौन सा है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है? उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती है। ये B1 क्या है? फर्स्ट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए हमने इसको किससे शो किया है? B1 से शो किया है। I1 क्या है? ये जो C1D1 कंडक्टर है इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। R क्या है? ये दो जो आपने कंडक्टर कंसीडर किए हैं, इन दोनों कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम F2 देखते हैं। F2 क्या है? फोर्स ऑन कंडक्टर C2D2। इस फर्स्ट कंडक्टर ने अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाया। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस सेकंड कंडक्टर C2D2 पर कितना फोर्स लगाएगा उसे हम देखना चाहते हैं। अब ये कितना फोर्स लगाएगा? हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू आई L क्रॉस B या F इज इक्वल टू आई LB साइन थीटा। इतना होता है। यहाँ पर हमारा जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसी वजह से यहाँ पर साइन 90 आएगा। साइन 90 कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब साइन 90 अगर 1 बनेगा तो हमारा फॉर्मूला में क्या आना चाहिए? F इज इक्वल टू आई LB। अब लेंथ को हमने क्या किया? लेंथ जो है उसको हमने 1 पुट किया है। क्यों पुट किया है? ये जो कंडक्टर लिया है ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है, इसीलिए हमने फोर्स जो निकाल रहे हैं वो यूनिट लेंथ के लिए निकाल रहे हैं। यूनिट लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर L को कितना पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। अब F2 क्या दिखा रहा है? F2 है फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर। B1 क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? फर्स्ट कंडक्टर की वजह से, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है? B1 लिया है। अच्छा, अब करंट कौन सा लेना है? किस पर फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं? सेकंड कंडक्टर पर, इसीलिए सेकंड कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2। तो F2 इज इक्वल टू B1 I2 किसके इक्वल आ जाएगा? B1 I2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या किया? ये जो B1 की वैल्यू है इसको हमने पुट किया। अगर मैं B1 की वैल्यू पुट करूँगी तो हमारे पास फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर जो है वो कितना आ जाएगा? μ0 अपॉन 4π 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R। ये फोर्स का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया।
सेकंड कंडक्टर पर फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं। ये तो पता चल गया कि फोर्स कितना लग रहा है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है वो हम निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लगाते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। इधर बी की डायरेक्शन कौन सी है, इनवर्ड। अभी मैंने समझाया था बी की डायरेक्शन कौन सी है, इनवर्ड है। तो आइए अब फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। करंट कैसा है, ऊपर की तरफ, बी की डायरेक्शन कौन सी है, इनवर्ड। इस तरीके से सिचुएशन बनेगी। करंट कैसा है, ऊपर की तरफ, बी की कैसा है, इनवर्ड है। फोर्स कैसा होगा, इस तरफ। तो इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, टुवार्ड्स C1D1, डायरेक्टेड टुवार्ड्स C1D1। आइए अब हम ये देखते हैं कि सेकेंड कंडक्टर जो है, सेकेंड कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फर्स्ट कंडक्टर पर कितना फोर्स लग रहा है, हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास सेकेंड कंडक्टर है। इस सेकेंड कंडक्टर की वजह से, ये सेकेंड कंडक्टर है। अब आप ये डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम के अंदर सेकेंड कंडक्टर के अराउंड मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमने कैसे देखा, ये हम देखेंगे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, C2D2 के अलोंग मैंने अपना थंब रखा। ये जो थंब है, ये थंब किसको बताएगा, करंट की डायरेक्शन को। I2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ये जो कर्ल्स ऑफ फिंगर्स हैं ये क्या बताएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। इधर से तो अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड। अगर कोई पॉइंट वहाँ लाई कर रहा है तो इस वक्त हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। अब देखते हैं, अब आगे हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसीडर किया, क्यू पॉइंट कंसीडर किया है। ये क्यू पॉइंट जो है हमने C1D1 पर कंसीडर किया है। ये क्यू पॉइंट है, ये C1D1 पर कंसीडर किया है। इस क्यू पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। ये क्यू पॉइंट जो है ये C2D2 के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। लेफ्ट साइड में मैंने क्या बताया था, कैसी होगी, आउटवर्ड। तो इस क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी या मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो आउटवर्ड होगा। ये जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी B2 = μ0 2I2 डिवाइडेड बाई 4πr। B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर। I2 क्या है, करंट ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर C2D2। R क्या है, दोनों कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस। डायरेक्शन कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, आउटवर्ड, जो कि हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाली है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर सेकेंड कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये C1D1 पर फोर्स लगाएगा। अब ये जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। ये फोर्स कितना होगा, जैसे कि पहले किया था, यूनिट लेंथ के लिए हम फोर्स निकालेंगे। तो यूनिट लेंथ है तो L को कितना पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। IL वेक्टर और B वेक्टर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए sin 90 कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। ये मैंने क्या दिखाया, F = ILB। sin 90 को मैं ऑलरेडी 1 कर चुकी हूँ। जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है, 1। अब आगे देखिए मैं क्या निकाल रही हूँ यहाँ पर, सेकेंड कंडक्टर की वजह से, सेकेंड कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फर्स्ट कंडक्टर पर कितना फोर्स लग रहा है। F1 क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर। ये B2 क्यों लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर। I1 क्या है, करंट थ्रू फर्स्ट कंडक्टर। लेंथ को हमने कितना किया है, 1। ऐसा करने से हमारे पास जो F1 आ गया, F1 कितना आ गया, B2I1। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जो ये B2 की वैल्यू है आप ये यहाँ पर पुट करेंगे। कितनी वैल्यू है, μ0 2I2 डिवाइडेड बाई 4πr। ऐसा करने से आपके पास जो फोर्स की वैल्यू आ गई F2 की, वो कितनी आई है, μ0 2I1I2 डिवाइडेड बाई 4πr। सेकेंड कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है फर्स्ट कंडक्टर पर, वो वही फोर्स है, सेम फोर्स है जो कि फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंड कंडक्टर पर लगा था। दोनों फोर्सेस कैसे आए हैं, सेम फोर्स आए हैं।
इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस कंडक्टर पर इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। फर्स्ट कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है उसके लिए क्या करें? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? अपना थंब को, फर्स्ट फिंगर को, मिडल फिंगर, तीनों को आपने क्या करना है? स्ट्रेच करना है। करंट की डायरेक्शन देखिए कहाँ है? C1 D1 के अंदर करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड है इसका आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसका आउटवर्ड है तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स C2 D2, या मैं कहूँ राइट साइड ऑफ कंडक्टर C1 D1। इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? राइट साइड की तरफ। अब आगे देखिए, जो C1 D1 है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ पर है? राइट साइड की तरफ लग रहा है। C2 D2 पर जो फोर्स लग रहा था वो इधर लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा है। ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है। मींस ये दोनों वायर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। हमने ये जाना कि अगर दो स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं उनमें अगर करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हमने क्या किया? अब फर्स्ट कंडक्टर में तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और जो सेकंड कंडक्टर है उसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। अब क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, हमें वो जानना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि फर्स्ट कंडक्टर पर सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। ये हमारा क्या है? सेकंड कंडक्टर है। ये सेकंड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ये सेकंड कंडक्टर है। इस सेकंड कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैं उसकी डायरेक्शन देखना चाहती हूँ। सेकंड कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो नीचे की तरफ राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमारा करंट नीचे की तरफ है तो थंब नीचे की तरफ। अब कर्ल्स और फिंगर्स क्या बताएंगी? ये बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए कैसा होगा? इनवर्ड। इसीलिए इस क्यू पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? इनवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर पर C1 D1 पर कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स हम निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम अपनी थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करते हैं। अब क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड को कैसा दिखाना है हमें? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड। करंट कैसा है? ऊपर की तरफ। तो फोर्स कैसा हो जाएगा? इस तरफ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ। करंट कैसा है? ऊपर की तरफ। तो फोर्स कैसा हो जाएगा? लेफ्ट साइड की तरफ। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है? लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है। अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट कंडक्टर जो है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड फिर सेकंड कंडक्टर पर कितना फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये फर्स्ट कंडक्टर है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर कैसी होगी? इनवर्ड। इसीलिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड। अब इस कंडक्टर C2 D2 पर ये जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इस कंडक्टर पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ है। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो राइट साइड की तरफ लग रहा है। तो ये दोनों वायर्स जो हैं ये दोनों वायर्स क्या करेंगी? एक दूसरे को रिपेल करेंगी। दो स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं उनमें करंट अगर अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करेगा तब ये दोनों वायर्स, ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो फोर्स आएगा हमारे पास वो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? μ0/4π 2I1I2 डिवाइडेड बाय में R। इसके बाद हम 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहते हैं। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? I1 और I2 दोनों को हम 1 एम्पियर के इक्वल रख देते हैं। दोनों को हमने यूनिट कर दिया है, 1 कर दिया है। मींस फर्स्ट कंडक्टर जो है इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी 1 एम्पियर है। सेकेंड कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी अमाउंट कितनी है? 1 एम्पियर है। I1 I2 दोनों को 1 एम्पियर कर दिया है। इन दोनों कंडक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने कितना रखा है? 1 मीटर रखा है। R को 1 मीटर रख दिया है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसके जगह हम कितना रख सकते हैं 10 टू पावर -7, I1 I2 को 1 रख दिया है। ऐसा करने पर हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 × 10 टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। अब हम इसके बाद देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। इसी से हमारी एम्पियर की डेफिनेशन बनेगी 1 एम्पियर इज दैट मच करंट। 1 एम्पियर वो करंट होगा which when flowing through each of the two parallel linear conductors, जो कि दो पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स में से फ्लो कर रहा है, प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। इसको कहाँ रखा हुआ है फ्री स्पेस में रखा हुआ है। हमने म्यू नॉट लिखा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, आर को कितना किया था 1 मीटर, विल अट्रैक्ट और रिपेल, ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे विद ए फोर्स ऑफ, कितने फोर्स के साथ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, इतने फोर्स के साथ।